नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। न्यूज पर आज एक खास शख्सियत को हम लेकर आए हैं। खास शख्सियत को हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि वो इस देश, इस समाज के मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। और मानव अधिकार एक बड़ा कैनवस है। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रियंक कानून को, जो कि सदस्य है मानव अधिकार आयोग के। प्रियंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रियंक जी, मानव के कई सारे अधिकार हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनके अधिकारों की रक्षा हो नहीं पा रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि वो किस मुद्दे को लेकर किसके पास जाएं, क्योंकि हर जगह उनका उल्लंघन हो रहा है। मैंने आपको इसलिए भी बुलाया, एक ताजा मामला है रुपहले पर्दे से जुड़ा हुआ, ताजा मामला फिल्म से जुड़ा हुआ। इसलिए जुड़ा हुआ कि सिनेमा घरों में, टीवी में, मोबाइल पर फिल्म देखी जाती है, ओटीटी पे फिल्म देखी जाती है, परिवार साथ में बैठा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सारी मर्यादाएं तार-तार हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर एक फिल्म आई और उस फिल्म का गाना, चुनर सर के, नूरा फतेही का गाना, उस गाने के शब्द में आपको बता भी नहीं सकता, हम लोग चर्चा भी नहीं कर सकते, इतने अश्लील हैं उसमें जो व्याख्या की गई है। तो शुरुआत मैं यहीं से करूंगा कि ये हो क्या रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है, और वो फिल्में जो हमारे समाज का आईना होती थी, आज वो फिल्में अश्लीलता में डूबी हुई हैं और कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। जो एजेंसियां भी हैं, वो एजेंसियां हाथ पे हाथ धरे बैठी। मनोज भाई, बड़ा स्पष्ट बात यह है कि मनुष्य को सामाजिक जीवन जीने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले, ये मनुष्य का नैसर्गिक मानव अधिकार है जी। अब इस तरीके की फिल्में सामाजिक ढांचे को बिगाड़ती हैं। इस तरीके की फिल्में महिलाओं को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित करती हैं। आपने जिन लोगों का नाम लिया, ये दुष्ट लोग हैं। अब इस आदमी के कैरियर की शुरुआत चोली से हुई और अब ये कैरियर की समाप्ति पे चुनरी में आ गया। गंदा आदमी है। और हमने खुद इस बॉलीवुड में ड्रग एडिक्ट्स को अपना हीरो बनाया हुआ है, हथियार रखने वालों को अपना हीरो बनाया हुआ है। आपका इशारा संजय दत्त से। मैं डेफिनेटली उसी की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए ना कि बड़े लोगों से दोस्ती है, बड़े लोगों के बच्चे हैं, तो इसलिए हीरो बन जाएंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है, और इसका परिणाम समाज भोगता है और समाज भोग रहा है। यहाँ पे आवश्यकता इस बात की है कि एजेंसीज को सख्ती से काम करना चाहिए। हमने सेंसर बोर्ड को नोटिस किया है। हमने सेंसर बोर्ड से ये पूछा है कि आपके रहते ये गाना रिलीज हुआ कैसे, और वो कौन ऑफिसर्स हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसका प्रमाणीकरण किया। तो अब आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, जब तक कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स, जब तक कुछ डायरेक्टर्स, जब तक कुछ एक्टर्स, लिरिसिस्ट, इस तरीके के गंदे लोग जेल नहीं जाएंगे, ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। एक चीज मैं देखने में आता हूं, क्योंकि अभी आपने देखा बादशाह ने गाया, वो एक फोक सॉन्ग को उठाकर उसमें अश्लीलता, नाबालिग लड़कियों को डांस कराया गया, साथ में उसके साथ अश्लीलता की गई, टिटरी गाने की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें अश्लीलता करते हुए जब वो पब्लिक के सामने गाना गा रहे हैं तो इशारा भी वैसे ही कर रहे हैं, वो भी अश्लील कर रहे हैं। बाद में कहते हैं मुझे पता नहीं था, मैं खेद व्यक्त कर दिया है। उनको नोटिस इशू भी किया, बाकी की एजेंसियों ने किया, और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद वो कोर्ट गए, कोर्ट से जाकर उन्होंने जमानत ले ली और उसके लुकआउट नोटिस खत्म। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ब्लैंकेट नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की मर्यादा की परी को क्रॉस नहीं कर सकती। यहाँ अगर ऐसा हो रहा है तो एक अपेक्षा समाज से है और दूसरी अपेक्षा सरकार की एजेंसियों से है। सरकार की एजेंसियों को ना केवल एफआईआर दर्ज करना चाहिए, लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और रही बात समाज की, तो समाज से जो एक अपेक्षा है वो ये है कि ऐसे कंटेंट को, ऐसी घटियागिर्दी को नकार दिया जाए। लोग देखना बंद करेंगे, ये बनाना बंद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना प्रियंक जी, कि जितनी भी बहुत सारी ऐसी कई फिल्में आई होंगी, एक धंधा बन चुका है।
धंधा इस तरह झुका है कि साहब मैं फिल्में रिलीज करने वाला हूं, मैं उससे संबंधित कोई विवाद क्रिएट कराऊं, समाज का उपयोग करूं, समाज के किसी खास वर्ग जाति विशेष का इस्तेमाल करूं और उसके बाद बवाल क्रिएट करूं, बाद में मैं खेद व्यक्त करूं, मेरी दुकान चल गई, मेरी फिल्म चल गई, मैंने करोड़ रुपए बना लिए। अरे लोग एमएलए बन गए। मैं आपको भोपाल, आप तो मध्य प्रदेश से हैं, आप जी। जानते हैं, एक गुंडे ने एक फिल्म रिलीज हुई और उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, दंगा कराया भोपाल में, वो इसके आधार पे एमएलए बन गया पॉपुलैरिटी गेन करके। आप जानते हैं नाम, मैं नाम नहीं लेके किसी को हीरो नहीं बनाना चाहता, लेकिन इस प्रकार की जो गुंडागर्दी और बदमाशी है, इसमें जब पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है तो समाज में गलत संदेश दे के गलत प्रकार के हीरोज गलत प्रकार का नेतृत्व तय कर रहा है। यहाँ पर मेरी एक तकलीफ मुंबई पुलिस से है। जी। देखिए, सारा कंसोलिडेशन मुंबई में है, सारे प्रोडक्शन हाउस मुंबई में है, और जो हम मुंबई पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि सख्ती से कार्रवाई करे, वहां पे उनकी ढिलाई हमको परेशान करती है। क्यों? तो आप ये हवा में कह रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? देखिए, एक मराठी मूवी थी, हाँ। उसमें कोई मांजरेकर करके डायरेक्टर था, और उन्होंने नाबालिग बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट बनाने में इस्तेमाल किया था, जो पॉक्सो का उल्लंघन था। हमने इस मामले में पॉक्सो की एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेटर और हमको ये पता चला कि पुलिस ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी, खात्मा लगा दिया, कोर्ट में ट्रायल के लिए नहीं गए। अच्छा। आप कल्पना करिए कि जिसमें सारे सबूत पर्दे पर हो, सारे सबूत डिजिटल हो, नाबालिग बच्चों का युवा महिलाओं के साथ यौन संसर्ग दिखाया गया। अच्छा। नाना वरन भात ऐसा कोई फिल्म का नाम था, मराठी मूवी थी। और सारे एविडेंस तो पब्लिक थे, सारे एविडेंस तो डिजिटल मीडिया के रूप में मौजूद थे। उसके बाद पुलिस ये कहती है कि सबूत नहीं मिले, इसलिए फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। ये पाप है। अगर हम अपराधी को अपराध की सजा नहीं देंगे तो डिटरेंस क्रिएट नहीं होगा, डिटरेंस क्रिएट नहीं होगा तो अपराध का रेपुटेशन होगा। तो अब किससे उम्मीद की जाए? मुंबई पुलिस ने तो मानव अधिकार आयोग की, जो कि सरकार संस्था, इतनी बड़ी सरकार की संस्था, उसी की आंखों में धूल झोंक दिया, तो आम आदमी तो फिर बात की बात है। देखिए, ये डाल डाल और पात पात वाला हिसाब है। हाँ। वो डाल डाल भागेंगे, हमको पात पात जाके उनको पकड़ना पड़ेगा। कानून का उल्लंघन करने वालों का एक सिस्टम बना हुआ है, जरूरत है यहाँ पे सिस्टम को ब्रेक करने की। और मैं बड़ी ईमानदारी से ये कहूँगा कि पिछले कई दशकों में ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाइल्ड राइट्स कमीशन हो, वुमेन राइट्स कमीशन हो, दशकों तक इनमें ऐसे लोग बिठाए गए जो जो इस सिस्टम के साथ गलबहियां करके चलते रहे, तो कोई वॉचडॉग का काम कर नहीं रहा था। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें उन लोगों को बिठाया जाने लगा, उन लोगों को नियुक्त किया जाने लगा जो ईमानदारी से वॉचडॉग की तरह काम कर रहे हैं और सरकार की एजेंसियों पर उंगली उठा के उनको सुधारने का भी काम कर रहे हैं। तो ये सेंसर बोर्ड क्या है? यहाँ पे भी तो वैसे ही लोग बैठे हैं आपके अनुसार, उन्होंने कांड कर दिया। मैं आपको डेफिनेटली यही बात बोल रहा हूँ कि इसके पहले तो सेंसर बोर्ड को कोई नोटिस करके उनसे सवाल भी नहीं पूछता था। हम सेंसर बोर्ड को नोटिस कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। हो पाएगा? अरे डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। पिछले 10 साल में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मैंने अनेकों दुष्टों का इलाज किया है, इसका भी इलाज सेंसर बोर्ड का भी डेफिनेटली। वो जो क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि खुद स्टेटमेंट है उस आलम का जिसने कन्नड़ फिल्म का अनुवाद किया है, वो कहता है मैंने डायरेक्टर को मना किया था कि इसके शब्द ठीक नहीं है, ये हटा दो। उसने कहा कि नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ कि विवाद हो। देखिए, जो लोग विवाद से पब्लिसिटी पाके फिल्म हिट करना चाहते हैं, डेफिनेटली एक बार सेंसर बोर्ड का जवाब आ जाने दी। नोरा फतेही ने तो कह दिया मुझे पता ही नहीं, मुझे तो हिंदी नहीं आती। अगर नोरा फतेही ने ये कहा है कि उसके फोटो का या उसके फिल्माए हुए किसी सीन का गलत तरीके से एआई का इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया गया है, तो नोरा फतेही को एफआईआर करवाने जाना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या बात है। देखिए, या तो संजय दत्त, नोरा फतेही का तो बता दिया संजय दत्त, या तो आप ये कह के बच नहीं सकते कि भाई मेरे तो फोटो कहीं पड़े थे, किसी ने एआई जनरेट करके इस्तेमाल कर लिए। अगर किए हैं तो यू शुड गो एंड लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट द कल्प्रिट्स एंड वी विल इंश्योर द जस्टिस। और उन्होंने ये भी कहा है मुझे पता ही नहीं है कि ये अनुवाद ऐसा है, तो फिर आप करो, जाके एफआईआर करो। डेफिनेटली करना चाहिए। नहीं, और नहीं की तो अरे हम तो करेंगे ना। अच्छा, आप तो करो। हम देखिए, माफी मांगना भगवान का काम है, माफी देना भगवान का काम है, माफी
स्वीकार करना न्यायालय का काम है। हमारा काम सजा दिलवाने तक आदमी को घसीट कर न्यायालय तक ले जाना, हम वो करेंगे। तो संजय दत्त भी घसीटेंगे, नोरा फतेही इसमें घसीटी जाएंगी। सेंसर बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पे जो जो कल्प्रिट निकलेंगे सबको घसीटा जाएगा, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज ऑफ सेंसर बोर्ड। और ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, ये करने का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। बादशाह के मामले में चूंकि वुमेन कमीशन इत्यादि पहले संज्ञान ले चुके थे, हमने हालांकि नोटिस किया है, लेकिन वी आर डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टिगेशन जो दूसरी एजेंसी दूसरे कमीशंस कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया बहुत सारा चल रहा है, फेसबुक है, ट्विटर है, अश्लीलता भरी पड़ी है, संबंधों को तार तार कर दिया, समाज में जहर घुला हुआ है। और अभी तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे थे, मैं आज ही पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये ज़रा सी बात में एफआईआर हो जाना और किसी को नोटिस इशू कर देना, फिर उस पर एसआईटी बन जाना, ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी ब्लैंकेट नहीं हो सकती, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी दूसरे के अधिकार के हनन के लिए करना और फिर कहना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ये गलत। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्ची का रेप किया गया, रेप करके उसका वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया वेबसाइट्स पे। अब यहाँ के अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप इन लोगों को ब्लैंकेट एस्केप दे सकते हैं? ये तो अपराध है ना। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी अपराध तक ना जाए, कहीं तो उसे रोकना पड़ेगा। आप मेरी मर्जी के बिना मेरा चित्र छाप सकते, अब ये नियम है और ये कानून है, यहाँ इसको रोकना पड़ेगा। हाल ही में भारत सरकार जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए रूल्स लेके आई है नवंबर 2025 में, जिनको आने वाले 18 दिनों में पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि ये डाटा थेफ्ट करके, ये पिक्चर्स चुरा करके, ये डाटा चुरा करके, एक नहीं अनेक प्रकार के अपराध, आप जो बात कह रहे हैं वो तो ठीक ही है, डिजिटल अरेस्ट के अपराध, साइबर फ्रॉड के अपराध, महिलाओं को शोषण के अपराध, इन सब पर कमी आएगी। और जाहिर है इसको लेकर भी पेट में दर्द शुरू हो गया है। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं डीपीडीपी एक्ट को के क्रियान्वयन को रुकवाने के लिए। तो यह कई मोर्चों पे लड़ाई है, हमको सुप्रीम कोर्ट में जाके ये लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है कि भाई डीपीडीपी एक्ट के प्रावधान सही हैं, देश के नागरिकों के हित में हैं, देश की वल्नरेबल पॉपुलेशन के हित में। एक अकेला आदमी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं देश की वल्नरेबल पॉपुलेशन को संरक्षित करने के लिए ऐसे ऐसे कानून लाकर। दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे सख्त कानून है डीपीडीपी एक्ट, लेकिन ये दुष्ट लोग फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इसका क्रियान्वयन रुकवाने के लिए। तो हमको यहाँ पर देश को जागरूक करना होगा, लोगों को समझाना होगा, समाज की भी जिम्मेदारी। ये एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, या कहें मानवीय मुद्दा है। हर आदमी बीमा कराता है अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए, लेकिन इस देश में दिव्यांग हैं, दिव्यांगों का बीमा नहीं होता है। क्या आप इस पर संज्ञान ले रहे हैं? डेफिनेटली हमने अभी IRDAI को नोटिस किया है, हमको ये पता चला है, हमारे पास ये शिकायत आई है कि जो बोल सुन नहीं सकते उन दिव्यांगों के बीमा कोई बीमा कंपनी नहीं कर रही है। ये गंभीर है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने IRDAI को बहुत सख्त ताकीद करते हुए नोटिस किया है, उनको 15 दिन का समय दिया है, अभी 1 हफ्ता व्यतीत हुआ है, लेट देम रिप्लाई। और हमने इसमें भारत सरकार के वित्त सचिव को भी नोटिस किया है। अगर कंपनियां दिव्यांगों के बीमा करने के लिए पीछे हटेंगी, निर्धारित नियम शर्तों का पालन करने में कोताही बरतेंगी, इनके लाइसेंस खत्म करवाने की लड़ाई हम लड़ेंगे। ये बड़ा विषय है। एक और ऐसा विषय है जिसकी चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे जाति सूचक शब्द हैं जो आप बोल नहीं सकते। अगर आप उन्हें बोल दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम भी नहीं बोल सकते अभी इंटरव्यू में, क्योंकि वो बैन है। लेकिन उन्हीं जाति सूचक शब्द जो बातचीत की में, बोलचाल की भाषा में बैन हैं, उन्हें आप नहीं ले सकते, वो निषेध हैं। उनके नाम पर गांव हैं, उनके नाम पर मोहल्ले हैं, कुछ तो उनके नाम, लोगों के नाम भी उन पर हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है। देखिए, देश का संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज भी जाति सूचक नामों से गांव, जवार, पथार, मोहल्ला, टोलों के नाम हैं। और इस विषय पर मैंने काम शुरू किया है। हमने पिछले 8-7 महीने में
7 महीने से देश भर के हर स्टेट गवर्नमेंट से ऐसे गाँव की, ऐसे मोहल्लों की, ऐसे नगरों की, ऐसे टोलों की सूची बनवाने का काम शुरू किया। बहुत मेहनत टास्क है। अभी मेरे पास इतना बंडल इकट्ठा हो गया है, मैं एक बार सारा इकट्ठा कर लूँ। आप यकीन मानिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की संवेदनशील व्यक्तित्व है, इन गाँवों के नाम बदलवाने के लिए जाति सूचक नाम होने के कारण किसी को समाज में अलग दृष्टि से ना देखा जाए, ये तय करने के लिए हम उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से आमूल चूल परिवर्तन लाने वाला काम इस देश में आने वाले 6 महीने के भीतर करने वाले हैं। एक बड़ा मुद्दा मैं समझ रहा था, देख भी रहा था, आपका भाषण भी मैंने देखा। गौ हत्या, और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार है या राजनीतिक पार्टी बीजेपी का ही उदाहरण ले लेते हैं, वो गौ हत्या को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाती है। हिंदू संगठन बड़ा मुद्दा उठाते हैं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, तमाम जगह। लेकिन बीजेपी सरकारों में यह बड़ा दुख का विषय है कि बीजेपी सरकारों में ही, जबकि घोषणा पत्रों में इस बात का जिक्र होता है, सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही, और वहां पर जो गौ हत्या करने वाले मुस्लिम हैं या जो स्लॉटर हाउस हैं, उनमें जो तथाकथित राजनेता हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों का हाथ है, उन लोगों का संरक्षण है। ये क्या है भाई? ये मैं मनोज भाई ये बात कहना चाहूँगा कि गाय राजनीतिक विषय नहीं है जी। गाय हमारे परिवार की सदस्य है, गाय पारिवारिक विषय है, गाय सामाजिक संरचना का विषय है। और आपने पर्टिकुलर पार्टी की सरकारों की जो बात कही, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ गो हत्या को नशरने के कानून बने हुए हैं। जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ गो हत्यारों को पकड़ा जाता है, इसलिए वो सूचनाएं आती हैं। जिन राज्यों में, केरल में तो गो हत्या को नहीं पकड़ा जाता। अब केरल में जब गो हत्यारों को पकड़ा ही नहीं जाता तो सूचनाएं आएंगी ही नहीं। जहाँ पकड़ा जाएगा वहां से सूचनाएं आएंगी। इसलिए सूचना आने के आधार पे कट कैसे रही है गाय? बीजेपी सरकारों में गाय कैसे कट रही हैं? देखिए, गाय काटना और गाय काटने वालों को रोकना, ये दो अलग अलग लोग हैं। हम गाय काटने वालों को रोकने वालों की बात कर रहे हैं। जब गाय काटने वालों को रोका जाएगा तो सूचना आएगी। मैं भोपाल में असलम चमड़ा की बात कर लेता हूँ। सरकार के संरक्षण में, नगर निगम के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में वो गाय काट रहा है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे पास दिल्ली का एक एक्टिविस्ट है, प्रीत सोही नाम के एक एक्टिविस्ट ने मेरे को ये सूचना दी कि, और मुझे सूचना बड़ी बड़ी गंभीर लगी। उन्होंने ये सूचना मुझे दी कि भोपाल में असलम चमड़ा नाम का एक आदमी करीब 250 बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को लेकर के आया हुआ है। भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 250 बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, हाँ, अवैध घुसपैठियों को लेके आया हुआ है, और वो वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। वो मांस काटने का काम कर रहा है, वो स्लॉटर हाउस में उनको लगा रहा है, वो गाय काटने का काम भी कर सकता है। हमने तत्काल जो है भोपाल पुलिस को इसकी सूचना दी कि भाई 250 बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी अगर भोपाल में है, रोहिंग्या भोपाल में है, तो चिंता का विषय है। अब भोपाल पुलिस ने क्या किया कि उस असलम चमड़ा को ही बुलाया, उसका एक स्टेटमेंट लिया। उसने स्टेटमेंट में ये कह दिया कि स्लॉटर हाउस तो नगर निगम चलाता है, मैं नहीं चलाता। और इस स्टेटमेंट के आधार पे हमसे ये निवेदन किया कि आप इसमें खात्मा लगा दीजिए, क्योंकि स्लॉटर हाउस तो नगर निगम चलाता है, असलम चमड़े ने हमको ये बताया। अब हम लोग भी पुलिस की रिपोर्ट्स पर यकीन करेंगे, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट तो आधिकारिक दस्तावेज होता है। इसके बावजूद हमने रिवर्ट बैक करके उनसे पूछा कि भाई ये मामला हमको इतना स्पष्ट लग नहीं रहा, हमने आपको घरों के बारे में जानकारी दी है, आप वहां जाके एक बार इन्वेस्टिगेट करिए फिर बताइए। मीनवाइल जब तक पुलिस की सेकंड रिपोर्ट आती है, असलम चपड़ा गो हत्या करते हुए, गाय का मांस बेचते हुए पकड़ा गया। और डेफिनेटली बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेके आया था, जिनसे ट्रक भर भर के गाय कटवा रहा था, तो कैसे? अब इसमें पुलिस को जो असलम चमड़े ने स्टेटमेंट दिया था वो गलत था, और पुलिस ने हमको जो जानकारी दी थी वो गलत थी। सही बात तो ये थी कि स्लॉटर हाउस असलम चमड़ा ही चला रहा था। दूसरी बात, स्लॉटर हाउस के अलावा एक रेंडरिंग प्लांट होता है जो
जो स्लॉटर हाउस के अपशिष्ट के निष्पादन के लिए बनाया जाता है, वो भी बना करके असलम चमड़े को दे दिया गया था। किसने दिया? नगर निगम ने। एक कार्कस प्लांट होता है, वो कार्कस प्लांट में जो मृत पशु, खास तौर पर जो आवारा पशु मृत हो जाते हैं, उनके शवों का निष्पादन किया जाता है, वो भी असलम चमड़ा चला रहा था। तो कार्कस प्लांट, स्लॉटर हाउस और रेंडरिंग प्लांट, ये तीनों एक ही आदमी को देना एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। यहाँ से वो गुंजाइश बनती है कि जब वो गाय को काटने ले जाएगा तो कहेगा कि मुझे तो मृत मिली, मुझे तो सड़क पे पड़ी मिली। जब वो गोमांस का परिवहन करेगा तो बोलेगा ये तो रेंडरिंग प्लांट का निकला हुआ अपशिष्ट है, या कार्कस प्लांट का निकला हुआ अपशिष्ट में भसा निकालने ले जा रहा हूँ। तो इस प्रकार की बदमाशियां जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्रिएट होती हैं। निश्चित रूप से इसमें नगर निगम के जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होना चाहिए। हो नहीं पाई अभी तक। मैं मानव अधिकार आयोग में काम कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत क्षमता में ये बात बोल भी सकता हूँ, और व्यक्तिगत क्षमता में ऐसे गो हत्यारे के साथ शामिल अफसरों को जेल भिजवाने के लिए काम भी कर रहा हूँ। कुछ बातें मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं बता सकता, कुछ बातें बता सकता हूँ, लेकिन आधिकारिक रूप से मैं गाय के हत्यारे को केवल जेल भिजवाने का काम तब कर सकता हूँ जो पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा हो। वो हमने किया, लेकिन जो नगर निगम के ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए भोपाल पुलिस को काम करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं करेंगे तो कोर्ट के आदेश से करेंगे, पर करना पड़ेगा। नहीं, इसको तो काफी दिन हो गए। क्या नगर निगम कमिश्नर सुन नहीं रही है? क्या भोपाल पुलिस कमिश्नर सुन? मैंने आपको बताया ना, मेरा अधिकार क्षेत्र मनुष्यों के अधिकार तक है, तो मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इस काम को करने के लिए मेरे को अपने ब्रीफ्स के बाहर जाना पड़ेगा, जो मैं व्यक्तिगत कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, लेकिन आप तय मानिए कि अफसरों को जेल भेजा जाएगा, पक्का 100%। दूसरा मैं देख रहा हूँ अभी रायसेन में एक आया था, एक किले के ऊपर तोप लगी है, वो तोप के लिए आवेदन देते हैं मुस्लिम युवा, उसके बाद फिर वो तोप चलाते हैं, फिर वो ईरान के नारे लगाते हैं। ये क्या है? सरकार ही मुस्लिम युवाओं को तोप चलाने के लिए दे रही है, नारे लगवाने के लिए दे रही है? देखिए, जब भारत में इस्लामिक शासन रहा तो एक प्रकार का डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाई गई, जैसे रोजा खोलने के लिए तोप चलाना। अच्छा भाई, आप जब, और ये तो अरब देशों से इस्लाम के इंसेप्शन के साथ नमाज पढ़ने के लिए जब अजान मीनार पे चढ़ के दी जाती है तो आवाज दूर तक पहुंच जाती है और लोग नमाज पढ़ लेते हैं। जो फर्ज इस्लाम में बताए गए, जितना नमाज फर्ज है उतना ही रोजा फर्ज है। तो नमाज का फर्ज अदा करने के लिए जब अजान की आवाज से काम चल जाता है, तो रोजे का फर्ज अदा करने के लिए तोप का गोला छूटना केवल ये बताता है कि हम शासक हैं और हम शासन इसी प्रकार करेंगे। तोप का गोला छोड़ के लोगों के दिल में भय उत्पन्न करेंगे, डराएंगे। तो उस प्रकार की इस्लामिक डोमिनेंस के समय की एक गलत परंपरा डली हुई है। अब होता क्या है कि देश के अनेक शहरों में तोपें चलना बंद हो गई। रायसेन में क्या मालूम प्रशासन से कैसी मूर्खता हुई है कि वहां पे कलेक्टर माल खाने से एक तोप इशू करता है मुस्लिम त्योहार कमेटी को। मुस्लिम त्योहार कमेटी उसमें इलीगल जो है वो एक्सप्लोजिव को यूज करती है, और वहां खड़े होके तोप चलाना अपनी जगह है, वो हिंदुओं को उकसाने का काम करते हैं और अपना प्रभुत्व, अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं। ये गलत है। हालांकि पुलिस ने देख रहा था ईरान से समर्थित नारे भी लगाए जा रहे थे। वो चारों शहीदों को पुलिस ने उनका इलाज किया, उनको बंद कर दिया, लेकिन ये काफी नहीं। आवश्यकता है कि तोप इशू कैसे होती है। ये तो माले अमानत है और ये तो माल खाने में है। अब माल खाने से प्राइवेट पार्टी को तोप देने का अधिकार, तोप चलाने का अधिकार, तोप चलाने की परमिशन देने का अधिकार, इलीगल एक्सप्लोजिव यूज करने का अधिकार, और तोप भी जिस जगह चलाई जाती है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है। वो रायसेन का किला जो है एएसआई की धरोहर है, और वहां पे एक शिव मंदिर है, और शिव मंदिर में साल भर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हिंदुओं को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आगे मिन्नतें करके परमिशन मांगनी पड़ती है। और यहाँ तोप चल रही है। तो ये तोपे चलना सब बंद करवाना है। देश में
ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल चल रहा है, तो इस प्रकार की सारी बुराइयों को खत्म करने के लिए मेरे और आप जैसे लोग काम करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले रोजे में, अगले रमजान में ये तोप नहीं चलेगी, और अगर तोप चली अगले रमजान में और इस प्रकार माल आने से दी गई, तो निश्चित रूप से कुछ कलेक्टर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उन्हें नपना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँ, हलाल खाने को लेकर बहुत बहस चल रही है देश में, हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बहस चल रही है, लेकिन सरकार, पर्यटन डिपार्टमेंट खुद ही प्रमोट कर रहा है। तो देखिए, मैं इसमें दो तरफा है, इस पे तमाम सवाल उठे। मैं इसको आज बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। आज यहाँ पे इस टेबल पे ये बात स्पष्ट हो जाए कि देश को समझ में आए। हलाल सर्टिफिकेशन जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठनों की चौथ वसूली का एक धंधा है। ठीक है, वो तो पैराशूट के तेल पे भी हलाल सर्टिफिकेशन देता है। उस चौथ वसूली को बंद करने के लिए सरकार ने बोला कि जिस मुल्क को हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट चाहिए, मीट चाहिए, हम करके देंगे। ठीक, ये एक व्यापार की बात है। भारत में समस्या ही दूसरी है। हलाल मीट तैयार करने के लिए जानवर को जब वध किया जाता है, उसको जब काटा जाता है, उसको जब मारा जाता है, तो उस पशु का एक निश्चित दिशा में मुंह किया जाता है, उसके कान में कलमा दुआ पढ़ी जाती है, और उसका गले में चाकू से रेता जाता है तब तक जब तक कि ईसोफेगस और हमारी श्वास नली और इनकी मसल्स में से 3 में से कम 2 कट ना जाए। और जब उसका खून पर्याप्त मात्रा में बहना शुरू हो जाता है, तब वो चाकू हटा दिया जाता है। खून बह बह के जब उसके प्राण निकल जाते हैं, तब उसको हलाल माना जाता है। और इसमें कभी कभी आधे घंटे तक का समय लग जाता है। आधे घंटे तक तड़पा के इस तरीके से मारना, ये हलाल पद्धति है जिसमें कई लोगों का बिलीव है। और जाहिर तौर पे इस्लाम में जो मांस हलाल नहीं है उसको खाना प्रतिबंधित है। और इस्लाम में ये चीज भी तय करते हैं दारुल उलूम देवबंद जैसे ऑर्गेनाइजेशन कि हलाल पद्धति से पशु का वध करने का काम केवल कोई मुसलमान ही करेगा। अब यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं मनोज भाई। हिंदुओं में खटीक, वाल्मीकि 2 दलित कम्युनिटी है जो पशु का वध करके, पशु का मांस बेच के या इससे जुड़े काम करके जीवन यापन करने का काम करते हैं। तो जब ये तय हो गया कि हलाल केवल मुस्लिम ही करेगा, तो ये तो उस व्यापार के बाहर हो गया। इनकी आजीविका खत्म हो गई, इनका मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। अब कैंटकी फ्राइड चिकन, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, इनके 5-5, 4-4, 3-3 हजार करोड़ के टर्नओवर है भारत में। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इनके स्टोर्स खुल गए। इनमें से कोई भी नॉन हलाल मीट का इस्तेमाल नहीं करता, ये सारे हलाल मीट ही यूज कर रहे हैं। मतलब ये एक्सक्लूसिवली केवल मुसलमानों द्वारा तैयार किया मांस ही इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय रेल अभी तक ये बताने को राजी नहीं है कि वो जो मांस बेच रहे हैं अपने खाने में, वो हलाल पद्धति से तैयार किया गया है या झटका पद्धति। झटका पद्धति जो है वो हिंदुओं की और सिखों की पद्धति है, वो बताने को राजी नहीं है। वो क्या कहते हैं कि FSSAI के मानदंडों का पालन करते हैं। यहाँ आपके दर्शकों को तकनीकी वैधानिक बात समझनी होगी। एक बार इस बात को इस तरफ रखते हैं, दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। सन 1699 में भारत में खालसा पंथ की शुरुआत की गई हमारे गुरुओं ने, कुछ उद्देश्यों को लेकर की। गुरुओं ने उस समय हमको ये निर्देश दिया, हमको ये आदेश दिया कि सिख पंथ को मानने वाले हमारे जो भाई बहन हैं वो कुठा मांस नहीं खाएंगे, वो हलाल मांस नहीं खाएंगे, वो मुसलमान द्वारा काटा गया हलाल पद्धति का मांस खाएंगे नहीं। ये खाना उनको प्रतिबंधित है। ठीक है। कालांतर में श्री शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बकायदा जो रहत मर्यादा एक पवित्र नियम तैयार किए, उसमें भी आर्टिकल 24 में ये बात तय की गई कि हलाल पद्धति से काटा गया मांस जो है वो सिख लोग नहीं खाएंगे। इसी प्रकार हिंदुओं की भी मान्यताएं हैं। तो भारत में जब ये तो एक स्वघोषित स्वरचित सिस्टम बन गया कि हलाल खा रहे हैं लोग, लेकिन सिख अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तो यहाँ FSSAI को स्टेप इन करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि वेदर द प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड एंड
and तो ना which फसाई बता रही है, ना रेलवे बता रहा है आपको, ना तो फिर कैसे मनोज भाई, आपके स्टूडियो से आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएंगे तो दिल्ली के बेहतरीन और महंगे 5 स्टार होटल्स आपको मिलेंगे। एक भी 5 स्टार होटल नॉन हलाल या झटका मांस नहीं बेचता है। हम्म, ये सब हलाल मांस बेच रहे हैं। हम्म, तो अगर वो हलाल मांस बेच रहे हैं तो मेरे सिख भाइयों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है, मेरे हिंदू दलित भाइयों के मानव तो बंद अधिकारों का करवाइए। उल्लंघन है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को नोटिस किया है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ये पूछा है कि जब आप 5 स्टार होटल्स की ग्रेडिंग के लिए गाइडलाइन बनाते हो, किसी होटल को 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार के लिए गाइडलाइन बनाती है सरकार, और उस गाइडलाइन के अनुसार ग्रेडिंग करती है होटल्स की एक इंडिपेंडेंट बॉडी। जी, पर गाइडलाइन में जब आपका नियंत्रण है तो ये समय आ चुका है कि आप ये बताएं कि हलाल मांस है या झटका मांस है। हमने रेलवे को भी नोटिस किया हुआ, हमने एफएसएसएआई को भी नोटिस किया हुआ है। और एफएसएसएआई हर बार ये बात नहीं बोल सकती कि हम यूरोपियन या अमेरिकन या विदेशी स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सिख एक भारतीय धर्म है और सिखों की मर्यादा का मान रखना हम सबका उतना ही कर्तव्य है जितना मुसलमानों के अधिकारों का संरक्षण करना। पर एफएसएसआई मान कर रही है आपकी? मानेगी, मानेगी, नपेगी। सबको नापा जाएगा, सबका इलाज किया जाएगा। जितना मुसलमानों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बाकी का भी। उतना सिखों का भी, उतना हिंदुओं का भी मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक भाई, धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की, तमाम जरूरी मुद्दों पर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।